नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज का जो शो है ये बहुत ख़ास है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज हम आपके साथ जुड़े हैं। तो आप आखिर तक बने रहिएगा और देखिएगा, क्योंकि ये मामला जो है हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इससे सजग रहें। और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर बैठे दुश्मनों से लड़ने में हमारी सेना की हम सहायता करें। तो अगर हम जागरूक रहेंगे तो ऐसे लोगों को हम हमारी सेना के द्वारा जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें पकड़ने में भी मदद कर सकते हैं। आज हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताएंगे कि पाकिस्तान का जो जासूसी खेल हमारे देश में चल रहा है, हमारे देश के गद्दारों के साथ मिलकर के चल रहा है। चंद पैसों के लिए जो बिक गए हैं इस देश के लोग, उनको कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है और उनकी धरपकड़ अभी भी कैसे जारी है। तो पाकिस्तान का ये जासूसी खेल जो है उसको कैसे मिट्टी में मिलाती हुई हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त दिख रही हैं, क्योंकि बाहर की सफाई तो हो गई, अब घर के अंदर की सफाई भी तो करनी है। पाकिस्तान को उसके हमले का मुंहतोड़ जवाब तो दे दिया गया, पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया, उनके एयरबेस तबाह कर दिए गए, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके परखच्चे उड़ा दिए और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने बड़े बड़े हमले पाकिस्तान के नाकाम किए हैं। क्योंकि हाल ही में जो जानकारी आई है, जो हमारी सेना ने, जैसा मुझे सूत्रों से पता चला है कि हमारी सेना ने जो जानकारी साझा की है तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की मिसाइलों का अटैक अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे होने वाला था, लेकिन हमारी सेना की बहादुरी और सजगता ने और हमारे देश की एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नाकाम करके रख दिया। जबकि हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक हमले का सटीक प्रहार उनके उसी पॉइंट पर हुआ जहां हमारी सेना करना चाहती थी। तो ये बड़ी बात है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने इतना बड़ा जाल बिछा रखा है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के गद्दारों को मिला करके। यहाँ पे एक मैं पहले इस खबर को आपको बताने से पहले एक पॉइंट रखना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा कई जो जासूस इस देश के इस समय पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, उनमें एक कनेक्शन सामने आया है कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी गए थे, उच्चायोग पाकिस्तान का जो है, हालांकि उस पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहीं के लोगों के द्वारा वो हैंडलर बनाए गए, वहीं के लोगों के द्वारा वो जासूसी में लाए गए, वहीं के लोगों के द्वारा लालच देकर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इस जासूसी में मिलाया गया। तो ये, और आपने देखा होगा कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पर केक काटा जा रहा था। तो ये सब चीज़ें देखते हुए क्या हमें पाकिस्तानी एम्बेसी भारत में पूरी तरह बैन कर देनी चाहिए, पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कई ऐसे कनेक्शन सामने आए हैं जिसमें इस एम्बेसी का हाथ सामने आया है और इस एम्बेसी में जाने वाले लोग ही इस मिशन, इस ग्रुप से जुड़े हैं जो कि इस देश की खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे पाकिस्तान को। तो ये सबसे बड़ा मेरा पॉइंट है जो मैंने पहले आपको रखा है। अब हम खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। आज एक एक जासूस की जानकारी आपको देंगे कि अब तक कितने जासूस पकड़े गए हैं और उनकी क्या डिटेल है, वो क्या क्या करते थे पाकिस्तान के लिए। इसलिए आखिरी तक आज आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। हाल के वर्षों में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले कई जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। विशेष रूप से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाले जासूस भारत में संवेदनशील सैन्य और रणनीतिक जानकारी लीक करने में शामिल पाए गए। हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई जासूसों की गिरफ्तारी हुई। ये स्क्रिप्ट उन सभी प्रमुख जासूसों के लिए हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए, और उनकी एक एक जानकारी आज हम आपको बताएंगे। साथ ही हम इस समस्या के व्यापक प्रभाव और पर भी आपको थोड़ा सा रोशनी डालेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो जासूस हैं ये कैसे पाकिस्तान के लिए जासूस बन गए। पिछले कुछ महीने में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा एजेंसियों ने भारत की पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सक्रिय पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इन जासूसों ने भारतीय सेना की गतिविधियों को और सैन्य ठिकानों को और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी पाकिस्तान को भेजी। कुछ मामलों में जासूसों को हनी ट्रैप, आर्थिक लालच या धार्मिक स्थलों की यात्रा के बहाने आईएसआई के जाल में फंसाया गया है।
इन गिरफ्तारियों ने न केवल आईएसआई की भारत में गहरी पैठ को उजागर किया है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे की ओर भी वो ध्यान आकर्षित कर रही है। आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से तनावपूर्ण संबंध का इतिहास रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार पीठ पीछे खंजर घोंपा है और उसका ये कारनामा लगातार जारी है। सीज फायर होता है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है। समझौते होते हैं, लेकिन उनका उल्लंघन पाकिस्तान करता है। पीओके को कब्जा पाकिस्तान ने करके रखा हुआ है, तो ये सारी कायराना हरकतें पाकिस्तान करता है। आतंकी हमला पाकिस्तान कराता है, पहलगाम पाकिस्तान कराता है, पुलवामा पाकिस्तान कराता है, जितने भी टेरर अटैक हैं पाकिस्तान कराता है। बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं उनका पालन पोषण रक्षण कौन करता है? पाकिस्तान करता है। हमेशा उसके नेटवर्क, उसके संबंध जो आतंकवादियों से हैं वो उजागर होते रहे हैं। उसके बावजूद वो ढिंढोरा पीटता है कि वो तो बड़ा शरीफ देश है। और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा बना रहता है, और जासूसी इस तनाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। हाल ही में मई 2025 में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद आईएसआई ने भारत में अपनी जासूसी गतिविधियों को तेज कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद दोनों देशों ने 10 मई 2025 को एक समझौते के तहत सैन्य गतिविधियों को रोकने का फैसला भी किया, लेकिन जासूसी नेटवर्क की गतिविधियां कम नहीं हुई हैं। अब आपको हम बताएंगे कि जो इस समय प्रमुख जो जासूस पकड़े गए हैं उनके नाम बताएंगे आपको, और उनकी पूरी जानकारी देंगे, कैसे वो इस मामले में आए, कैसे वो जासूस बने पाकिस्तान के लिए। तो पहला नाम आपको हम बताएंगे नोमान इलाही। इसकी उम्र 28 वर्ष है और ये मोहल्ला बेगमपुरा, कैराना, शामली जिला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी 13 मई 2025 को पानीपत के हरियाणा के पानीपत से हुई। इस पर आरोप है कि नोमान इलाही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का काम करता है। वो भारतीय सेना की गतिविधियों और ट्रेनों के आवागमन से संबंधित संवेदनशील जानकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से पाकिस्तान भेजता था। नोमान पानीपत में एक निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए। जांच में पता चला कि वो एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था। पानीपत के पुलिस अधीक्षक राम पुनिया ने बताया कि नोमान कुछ पाकिस्तानी व्यक्तियों के संपर्क में था और उसकी गतिविधियां ऑपरेशन सिंदूर के बाद से रडार पर थीं। अब इस समय की उसकी स्थिति है कि अभी भी उससे पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ पानीपत के इंडस्ट्रियल एरिया थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दूसरा सबसे बड़ा नाम गजाला उर्फ गजाला खातून का है। इसकी उम्र 32 वर्ष है। ये मालेर कोटला पंजाब की रहने वाली है। इसकी गिरफ्तारी 8 मई 2025 को मालेर कोटला पंजाब से ही की गई। इस पर आरोप है कि इसने भारतीय सेना के ट्रकों की आवाजाही, सैन्य ठिकानों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी पाकिस्तान को भेजी। गजाला फरवरी 2025 में पाकिस्तान उच्चायोग में वीज़ा के लिए गई थी, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से हुई। दानिश ने उसे जासूसी नेटवर्क में शामिल किया। गजाला ने यूपीआई के माध्यम से 30,000 रुपये का लेन देन भी किया है, जो इस नेटवर्क का हिस्सा होने का संकेत देता है। अप्रैल 2025 में वो अपनी सहेली बानू नसीला के साथ दोबारा उच्चायोग गई, जहां दानिश ने वीज़ा की सुविधा उसे दी। जांच में गजाला के साथ यामीन मोहम्मद नामक व्यक्ति भी पकड़ा गया है। गजाला से पूछताछ में कई अन्य जासूसों के नाम सामने आए हैं, जिनके आधार पर आगे की गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। तीसरा नाम यामीन मोहम्मद। इसकी उम्र 25 से 35 वर्ष है। हालांकि इसकी पूरा सटीक अभी उम्र की पुष्टि हम नहीं कर सकते। ये मालेर कोटला पंजाब का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी भी 8 मई 2025 मालेर कोटला पंजाब से हुई। यामीन मोहम्मद पर आरोप है कि ये गजाला के साथ मिलकर पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने में शामिल था। यामीन मोहम्मद गजाला के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के संपर्क में भी था। उसकी गिरफ्तारी मालेर कोटला पुलिस द्वारा की गई और जांच में पता चला है कि वो गजाला के साथ मिलकर सेना की गतिविधियों की जानकारी लीक कर रहा था। यामीन से पूछताछ भी जारी है और उसके मोबाइल फ़ोन से प्राप्त डेटा की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। अगला चौथा नाम आपको हम अब बताने जा रहे हैं, वो है ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा इस समय बहुत फेमस है। जासूसी में
उनका नाम जब से आया है बहुत फेमस हैं। इनकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष होगी। ये हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। इसकी गिरफ्तारी मई में हुई है 2025 में। ये हिसार से ही पकड़ी गई है। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल यूट्यूबर है और वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने का उस पर आरोप है। ज्योति अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो के लिए जानी जाती थी। वो 2023 में पाकिस्तान गई थी, जहां वो पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश और ISI के अन्य अधिकारियों के संपर्क में आई। उसने व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए संवेदनशील जानकारी भेजी। जांच में पता चला कि उसने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध भी बनाए और हाल ही में उनके साथ बाली, इंडोनेशिया में समय भी बिताया है। ज्योति पर भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने का आरोप है। ज्योति का लिखित कबूलनामा दर्ज किया गया है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। इस समय वो रिमांड पर है। अगला 5वां नाम देवेंद्र सिंह। इसकी उम्र 25 वर्ष है। ये मस्तगढ़ गांव कैथल हरियाणा का है। इसकी गिरफ्तारी भी मई में ही 2025 में ही हरियाणा के कैथल से की गई है। इस पर आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जानकारी सहित भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को उसने भेजी हैं। देवेंद्र 2024 में सिख जत्थे के साथ करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान गया था, जहां वह हनी ट्रैप के जरिए ISI के जाल में फंस गया। उसने पटियाला कैंट की तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए। जांच में पता चला कि वो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में था। देवेंद्र ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ तस्वीरें भी पोस्ट की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा भी था। वो पटियाला के खालसा कॉलेज में MA प्रथम वर्ष का छात्र है। उसके 3 बैंक खातों की जांच की जा रही है और NIA ने उससे 2 घंटे तक पूछताछ की है। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। छठा बड़ा नाम अरमान का है। इसकी उम्र 25 से 35 वर्ष हो सकती है। ये राजा का गांव नू हरियाणा का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी भी 2025 में मई में ही हरियाणा के नू से की गई। अरमान ने डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें पाकिस्तान को भेजी और ISI के लिए जासूसी की। अरमान 6 महीने पहले वीज़ा के लिए दानिश के संपर्क में आया था और उसे पैसे और सिम कार्ड भी प्रदान किए थे। उसका कहना है कि जो दानिश है, तो जो वीज़ा जिससे उसको लेना था, उसने वीज़ा के बदले इससे सिम कार्ड मांगे थे। जांच में पता चला है कि उसे पाकिस्तान की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने का काम भी सौंपा गया था। अरमान से पूछताछ चल रही है और उसके मोबाइल डेटा की जांच भी की जा रही है। 7वां अगला नाम जो है वो तारीफ का है। इसकी उम्र अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। ये तावड़ू उपमंडल हरियाणा के नू का रहने वाला है। ये 17 मई 2025 को हरियाणा के नू से गिरफ्तार किया गया है। तारीफ पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। तारीफ पुत्र हनीफ को हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूह जिले के कांगरका गांव से गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी अरमान की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद हुई है। तारीफ के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये ISI के लिए जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा था। जांच जारी है और इसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। 8वां नाम है शहजाद का, जिसकी उम्र अभी ज़्यादा पता नहीं है। ये रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 19 मई 2025 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से इसको गिरफ्तार किया गया। शहजाद ने ISI के लिए जासूसी की और भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराए हैं। शहजाद एक कारोबारी था जो भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक्स, कपड़े और मसालों का अवैध व्यापार करता था। इसकी आड़ में वो ISI के लिए काम भी करता था और लोगों को पाकिस्तान भेजने में मदद करता था। उसके ISI एजेंट्स के साथ गहरे संबंध थे। उत्तर प्रदेश ATS उससे पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरों में इन सभी जासूसों को आप मेरे बगल में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला नाम है पठान खान। इसकी उम्र अभी मालूम नहीं है। जैसलमेर राजस्थान का है। ये अप्रैल 2025 में जैसलमेर राजस्थान से पकड़ा गया है। पठान खान 2019 से ISI के लिए जासूसी कर रहा था और भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी भेजता था। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पठान खान को सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत गिरफ्तार किया। उसने स्वीकार किया है कि वो ISI द्वारा प्रशिक्षित जासूस था और सेना के वीडियो मूवमेंट और तैनाती की जानकारी भेजता था। उससे पूछताछ अभी जारी है और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। 10वां नाम है पलक शेर मसीह का। यह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है। मई 2025 में ही इसे अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है।
पलक शेर मसीह ने अमृतसर सेना कैंट और एयरबेस की जानकारी पाकिस्तान को भेजी। अमृतसर रूरल पुलिस ने पलक शेर मसीह को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया है। वो संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक करने में शामिल था। आगे की जांच अभी इसकी चल रही है। अगला 11वां नाम है सूरज मसीह। ये भी पंजाब के अमृतसर का है और इसे भी मई 2025 में ही गिरफ्तार किया गया है पंजाब के अमृतसर से। सूरज मसीह ने अमृतसर सेना कैंट और एयरबेस की जानकारी पाकिस्तान को भेजी है। सूरज मसीह पलक शेर मसीह के साथ मिलकर आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। दोनों ने संवेदनशील जानकारी, सैन्य जानकारी लीक की है। इनकी जांच भी अभी चल रही है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इतना बड़ा रैकेट जासूसी का हमारे देश की सेनाओं के मूवमेंट का ये दे रहे थे दुश्मन देश को, इस देश में रह करके। अब आपको आगे थोड़ा सा बताते हैं। तो इन गिरफ्तारियों से स्पष्ट है कि आईएसआई भारत में एक जटिल और व्यापक जासूसी नेटवर्क संचालित कर रही है। जासूसों को विभिन्न तरीकों से भर्ती किया जाता है, जैसे हनी ट्रैप। देवेंद्र सिंह और अन्य जैसे व्यक्ति को पाकिस्तानी एजेंट्स ने हनी ट्रैप के जरिए ही फंसाया। आर्थिक लालच दूसरा, तो कई जासूसों को पैसे, सिम कार्ड और अन्य सुविधाओं का लालच दिया गया। तीसरा, धार्मिक यात्राएं, करतारपुर कॉरिडोर और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा के बहाने कई लोग आईएसआई के संपर्क में आ गए। चौथा, सोशल मीडिया। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग सोशल मीडिया का उपयोग करके भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे थे। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहला शिकंजा इस देश में, भारत जैसे बड़े देश में, सोशल मीडिया पर होना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे कोई भी उठ करके कुछ भी अपना चैनल बना लेता है और लाखों करोड़ों लोग इनकी बातों पे भरोसा करने लग जाते हैं और वो अब किसी भी अच्छी चीज़ को भी गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं और लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा हमारा तो सरकार से यही आग्रह है कि इस देश की सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा शिकंजा कसा जाना चाहिए। इन जासूसी गतिविधियों ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा किया है। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों की जानकारी लीक होने से देश की रणनीति स्थिति कमजोर हो सकती थी। भारत की सुरक्षा एजेंसियों जैसे कि एनआई, एटीएस और राज्य पुलिस ने इन जासूसी नेटवर्कों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। कॉल इंटरसेप्शन, सोशल मीडिया निगरानी और फॉरेंसिक जांच जैसे तकनीकी उपायों ने इन जासूसों को पकड़ने में मदद भी की है। साथ ही पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश को 13 मई 2025 को भारत सरकार ने अवांछित व्यक्ति घोषित कर देश छोड़ने का आदेश दिया था, जो इस नेटवर्क में इसकी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। पूरे पाकिस्तान उच्चायोग को भारत से ख़त्म कर देना चाहिए। ये जो एम्बेसी है पाकिस्तान की पूरी तरह हटा देनी चाहिए। वहीं से ये सारी गतिविधियां जब पता चल रहा है कि सामने आ रही हैं, वहीं से की जा रही हैं, तो इसे पूरी तरह से हटाना ही पड़ेगा। नए जासूसों की भर्ती कैसे होती है? आईएसआई लगातार नए लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश भी कर रही है। वहीं साइबर जासूसी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने साइबर जासूसी को और जटिल बना दिया है। सीमा पार के तनाव की अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण जासूसी गतिविधियां और बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी जासूसों की लगातार गिरफ्तारियां भारत की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी भी हैं। यह जरूरी है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां न केवल इन नेटवर्क को तोड़ने में सक्रिय रहें बल्कि जनता को भी जागरूक करें और हमारे जैसे न्यूज़ चैनल का भी इसमें अहम रोल होना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को जागरूक करें। और इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट आज चुना है आप सबको एक एक जानकारी देने के लिए कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ इसके लिए, और ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि जनता को पूरी तरह से जागरूक होना ही पड़ेगा। अब आपको हम इसीलिए बताना कि क्यों जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये हनी ट्रैप, आर्थिक लालच या अन्य जाल में ना फंसें, इसलिए आप लोग ना फंसें, इसलिए आपको जागरूक कर रहे हैं। इस देश के साथ गद्दारी ना हो, साथ ही साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि इस खतरे को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, क्योंकि भारत की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है और ये हम सबको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। इसमें केवल हमारी सेना, हमारी सरकार की बात नहीं है, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे। ऐसे संदिग्ध लोग अगर आपके आसपास हैं, कुछ गतिविधियां ऐसी संदिग्ध अगर आप अपने आसपास देखते हो तो आपको तुरंत प्रशासन से संपर्क करना चाहिए, संबंधित प्रशासन से संपर्क करना चाहिए, पुलिस को सूचित करना चाहिए, अपने विभागों को सूचित करना चाहिए और इसके लिए सरकार को कम से कम कोई ऐसा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जारी करना चाहिए ताकि लोग उन्हें इस तरह की कोई भी गतिविधि देखें तो सूचित कर सके। ये हमारा सुझाव सरकार के लिए भी है।
और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास अलर्ट रहना होगा, हमारे आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में नहीं है। अगर हमें शक होता है तो हम तुरंत पुलिस को सूचित करें। दूसरी चीज़, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमला केवल सरहद पर नहीं होता है, जंग केवल सरहद पर नहीं होती है, देश के अंदर भी तमाम तरीक़ों से दुश्मन हमारे साथ युद्ध लड़ रहा है, हमारे साथ वो कोशिश कर रहा है कैसे भी कहीं से भी हमें ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाने की। वैसे भारत ने ये साबित कर दिया, दुनिया को दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एकदम नेशनली इंटरनेशनली अपनी बात रख दी कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पे होगी। बौखलाया तो है ही पाकिस्तान, क्योंकि उसको अपनी औकात समझ में आ गई है कि अपने बाप भारत से उलझने का उसको कई बार परिणाम भुगतना पड़ा है और फिर एक बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन फिर भी हम उनसे 100 गुना आगे हैं टेक्नोलॉजी में, सेना में, वो हमसे जीत नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी से रहना है और हमें अपनी सुरक्षा के लिए ध्यान देना है, अपनी सुरक्षा से रहना है और इसके साथ साथ प्रत्येक देशवासी को भी अलर्ट रहना है। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत।